वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत इस खास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बताएं कि ख़वातीन को मदद फराहम करने के ताल्लुक से इस मुहिम के तहत वज़ीर-ए-आज़म सेल्फ हेल्प ग्रुप के खातों में 1000 करोड़ रुपए मुंतकिल करेंगे, जिससे खुद इमदादी ग्रुपों से वाबस्ता तकरीबन 16 लाख ख़वातीन को फ़ायदा पहुंचेगा। रकम की मुंतकली दीनदयाल अंत्योदय योजना कौमी देही रोजगार मिशन के तहत अंजाम दी जाएगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखीस की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत से जुड़े 200 से ज़ायद सप्लीमेंट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये इकाइयां खुद इमदादी ग्रुपों के जरिए दी जाने वाली माली इमदाद के साथ काम करेंगी। ये इकाइयां रियासत के 600 ब्लॉक में मरबूत बहबूदी अतफाल मंसूबे के तहत कुव्वत बख्श ग़िज़ा फराहम करेंगी। तो ग्राफिक के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज पीएम का प्रयागराज दौरा कितना अहम रहने वाला है। हम सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर का, जो कि इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक, काफी अहम रहने वाला है वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा, क्या कुछ खास आज के इस दौरे में? हिना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो इलाहाबाद का जो दौरा है वो खासा अहम है। गर्चे मुख्तसर है, 2 घंटे का है, लेकिन इस 2 घंटे के दौरान वो कई अहम चीज़ों का ऐलान भी करेंगे और इमदादी कामों की शुरुआत भी करेंगे। और तकरीबन 12:45 पर ये एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी, और 1 बजे संगम किनारे ग्राउंड, जो परेड ग्राउंड है, वहां पर वो जलसा गाह है, और वहां पर 75 अजला से ताल्लुक रखने वाली तकरीबन 2.5 लाख खवातीन को खिताब करेंगे। ये कहा जा रहा है ना कि ये सबसे बड़ा खवातीन का जलसा होगा यूपी में। इससे बड़ा जलसा 2.5 लाख खवातीन का नहीं हुआ है, ये क्लेम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और जिसमें 75 जिलों की खवातीन इसमें शिरकत करेंगी। और इसमें जो योजनाएं जो इसमें हैं, इसमें शामिल की गई हैं, जिनको वज़ीर-ए-आज़म जिनको फंड करेंगे या जिनकी खातों में पैसा ट्रांसफर करेंगे, उसमें जो है कन्या सुमंगल योजना है, कम्युनिटी सैनिटेशन है जी। तो मुख्तलिफ स्कीमों का मुख्तलिफ इमदादी ग्रुपों के लिए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल खत्म हो चुकी है। इंतजामिया ने महकमा बिजली के मुलाजमीन को तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि उनके मसाइल दूर किए जाएंगे। इंतजामिया ने कहा है कि बिजली की किल्लत जल्द दूर की जाएगी, मुतासरा इलाकों में बिजली जल्द बहाल होगी। वाज़ेह रहे कि हड़ताल की वजह से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई इलाकों में इंतजामिया ने बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज और पुलिस की मदद हासिल की थी। सीधे रुख करेंगे जम्मू का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, बेहद अहम खबर आज सुबह आई कि महकमा बिजली की मुलाजमीन की हड़ताल खत्म हो चुकी है, क्या कुछ कहा है इंतजामिया ने? देखिए, मैं आपको बता दूं हिना, देर रात को तकरीबन 12 और 1 बजे के बीच में एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयज यूनियन और गवर्नमेंट के बीच में। जो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिप्रेजेंटेशन वो लीड कर रहे थे, डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर लेंगर वो कर रहे थे, इसका लीड कर रहे थे, और जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तरफ से सचिन टिक्कू हैं, अनिल कुमार हैं और कुछ और लोग हैं, उन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किए हैं और दोनों तरफ से एग्रीमेंट हुआ है, रजामंदी हुई है। सरकार ने उनकी जो एम्प्लॉयज की कुछ मांगे मान ली है, रिटर्न एश्योरेंस दी है। उसमें सबसे पहला जो मेन था कि जॉइंट वेंचर जो होने जा रहा था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पावर ग्रिड का पावर कॉर्पोरेशन का, वो नहीं होगा। अब जॉइंट वेंचर को होल्ड पे रखा गया है। लेकिन इसमें एक नुकता ये है कि दोनों फरीक ने ये माना है कि जो पावर रिफॉर्म्स हैं, पावर की रिफॉर्म्स हैं, किस तरह से इस पावर जो सेक्टर है उसको
मजीद ठीक किया जाए, उसमें और ज्यादा रिफॉर्म्स किए जाए ताकि लोगों को और ज्यादा अच्छा फैसिलिटीज मिले। उस पर बात हुई है, उस पर रजामंदी हुई है कि दोनों फरीक आगे मिलके इस पर बात करेंगे कि किस तरह से जो क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत खस्ते में चल रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जो कलेक्शन है वो भी नहीं है। दूसरा जो सैलरीज का इशू है, तीसरा जो यूमिया जो लोग हैं जिनको परमानेंट करने की बात है, जो 16-16, 17-17 साल या 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो ये सभी चीजों पर रजामंदी हुई है। दोनों फरीक ने ये बात मान ली है, रिटर्न एश्योरेंस मिला है और एक बड़ी कामयाबी हम मान सकते हैं एम्प्लॉयज को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार और लोगों के एम्प्लॉयज के बीच जो ये तालुल पड़ा हुआ था, डेडलॉक था, उसका सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा था, लेकिन इसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी। तो इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि बिजली की किल्लत जो है जल्द बहाल की जाएगी मुतासरा इलाकों में, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आज की एक और अहम खबर कोलकाता से। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान होगा। वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। 16 मराकज़ पर वोटों की गिनती जारी है। इन मराकज़ पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कोविड जवाबित का खास ख्याल यहाँ रखा जा रहा है। आपको बताएं कि 19 दिसंबर को 144 वार्ड्स के लिए 64% पोलिंग हुई थी। कॉरपोरेशन इंतखाबात में तृणमूल की सीधी टक्कर बीजेपी से है। 2015 के कॉरपोरेशन चुनाव में तृणमूल को 144 में से 114 वार्ड पर जीत हासिल हुई थी। इस बार तृणमूल कांग्रेस का दबदबा कायम रहेगा या बीजेपी पेशकदमी करेगी, ये आज साफ हो जाएगा। ये हम आपको लगातार खबरों में भी बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से हमारे रिपोर्टर बिस्वजीत। बिस्वजीत, अभी आपसे जानना चाहेंगे स्पेशली सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? ये जो सिक्योरिटी है कलकत्ता पुलिस का, ये जो काउंटिंग सेंटर है उसके अंदर एक सिक्योरिटी लेवल है और उसके बाहर जो गेट है उसमें एक सिक्योरिटी लेवल है। ये 3rd लेवल सिक्योरिटी किया है कलकत्ता पुलिस ने। नेताजी इंडोर स्टेडियम से लेकर ये जो 11 काउंटिंग सेंटर है, सब काउंटिंग सेंटर में ये 3rd लेवल का ये सिक्योरिटी तैनात किया है। और ये जो काउंटिंग हो रहा है ये 144 वार्ड के लिए कलकत्ता नगर निगम चुनाव के लिए 144 वार्ड के लिए ये काउंटिंग हो रहा है। इसमें अभी तक जो जानकारी हमको मिली है ये 144 से 31 का रिजल्ट का ट्रेंड है वो जो आ गया है। टीएमसी 28 में लीड कर रहा है, बीजेपी 1 में लीड कर रहा है, लेफ्ट फ्रंट 1 में लीड कर रहा है और कांग्रेस 1 में लीड कर रहा है। ये जो ट्रेंड है इसमें तृणमूल कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा आसन में लीड कर रहा है। अभी ये जो जानकारी है 144 जो वार्ड है 144 वार्ड सीट है, इसमें 32 का रिजल्ट आ गया है, ट्रेंड आ गया है 32 वार्ड का ट्रेंड आ गया है। उसमें 28 टीएमसी, बीजेपी 1, लेफ्ट फ्रंट 1 एवं कांग्रेस 1। तो पिक्चर कब तक क्लियर होने की उम्मीद है? ये लगभग 12 बजने से पहले ये क्लियर हो जाएगा। कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में कौन जीतेगा। अभी जो ट्रेंड आ रहा है उसमें तृणमूल भारी मतों से जी बिस्वजीत, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, डिटेल्स के लिए। कर्नाटक असेंबली में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का बिल आज पेश किया जाएगा। अपोजिशन जमातों, अक़लियती तबकों की पुरजोर मुखालिफत के बावजूद रियासत की बीजेपी हुकूमत मुतनाज़ बिल को असेंबली इजलास में पेश करने जा रही है। वाज़ेह है कि तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल को कर्नाटक काबीना ने मंजूरी दे दी है। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और आज की ताज़ा खबर में अब आपको बताएं कि मुल्क का बड़ा हिस्सा शदीद सर्दी की जद में है। हर गुजरते दिन के साथ पारा है कि लगातार गिर रहा है, लोगों की मुश्किलों में इजाफा ही हो रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें,
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान समेत दीगर रियासतों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में आज सुबह 8:30 बजे कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान में कई अजला में पारा 0 से नीचे उतर गया है। पाला गिरने से फसलों को सख्त नुकसान पहुंचा है। जुनूबी हिंद में भी सर्दी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना भी सर्दी की जद में है। जिला रंगारेड्डी, आसिफाबाद, सिंगारेड्डी, वकाराबाद, आदिलाबाद समेत दीगर अजला में शदीद ठंड पड़ रही है। चलिए सीधे रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का। वहां से मौजूद है हमारे साथ हमारी साथी प्रीति और अशोक राज, जो कि राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैं। प्रीति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में सर्दी का क्या हाल है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में डेली जो पारा है वो नीचे जा रहा है और दिल्ली में जो ठंड है वो बढ़ चुकी है। आज सुबह की अगर मैं बात करूं तो सुबह जो तापमान था वो 4 डिग्री सेल्सियस तक था और मौसम विभाग के अनुसार अभी सोमवार को जो आज का दिन जो है वो ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी और साथ ही 24-25 आने वाली 24-25 दिसंबर को हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। और साथ ही जिस तरीके से दिल्ली में ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए यहाँ पर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। सरकार की तरफ से जो रात में जो लोग हैं रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है और साथ ही अलाव जलाने को लेकर भी यहाँ पर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। लेकिन ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है तो इसलिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे कि बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से जो बीमारियां हैं उसको भी, क्योंकि ठंड के कारण मौसम बदलता है तो लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, तो उसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को ज़्यादा सतर्क अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और साथ ही जिस तरीके से कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो ये वही मौसम है जब कोविड के केस भी इसी मौसम में लगातार ज़्यादा आते हैं, तो उसको देखते हुए भी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल प्रीति, लगातार हम आपसे मौसम का हाल जान रहे हैं। अशोक राज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, सबसे पहले तो ये बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं वहां सर्दी का सितम कितना है? देखिए हिना, राजस्थान का सरहदी जिला श्री गंगानगर है जो पिछले एक वीक से पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में है। पिछले एक सप्ताह से हम बात करें तो देखिए न्यूनतम तापमान रात में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिससे श्री गंगानगर वासियों को रात के समय खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और शीतलहर में चपेट में होने की वजह से श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लोगों को तेज ठंड और हार्ड कपकपाती सर्दी की वजह से जो लोगों की आम दिनचर्या है वो पूरी तरह से बदल कर रह गई है। हिना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ 2 या 3 दिनों से इस रात का जो तापमान है उसमें मामूली बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन उससे कोई खास राहत मिलती हुई श्री गंगानगर वासियों को नहीं दिखाई दे रही है। रात के समय काफी ठंड पड़ती है और रात के समय जो गलन का एहसास होता है उससे श्री गंगानगर वासी मान के चले चैन की नींद तो नहीं सो पा रहे हैं। हालांकि दिन के समय जो धूप खिल रही है उस धूप खिलने से थोड़ा सा श्री गंगानगर वासियों को इस तेज हार्ड कपकपाती ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिन के समय हम देखेंगे तो काफी सारे लोग गार्डन्स में अपने घरों की छतों पर बालकनी में गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि चूंकि इस समय बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो तेज ठंड पड़ने के दौरान जब धूप निकलती है तो लोग घरों में रहते हैं और धूप सेक कर अपनी ठंड से बचने का पूरा प्रयास और आपसे हम ये भी जानेंगे कि वहाँ जो पाला पड़ने से फसलों को नुकसान हुआ है उसके लिए सीएम ने क्या कुछ ऐलान किया, ये भी हम आपसे जानेंगे। प्रीति से हम जल्दी से जानना चाहेंगे, प्रीति, रैन बसेरों का हाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो रैन बसेरे हैं वो बहुत बड़ा सहारा होते हैं बेघर लोगों के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि दिल्ली में रैन बसेरे जो है वो बहुत बड़ा सहारा लोगों के लिए बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली वो जगह है जहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं और यहाँ पर दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल भी हैं जहाँ पर लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। और साथ ही यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के भी बहुत सारे लोग आते हैं, राज्यों के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, नोएडा से, हरियाणा से, गुड़गांव से भी यहाँ पे लोग आते हैं, तो उनके रहने का एकमात्र जो सहारा होता है वो रैन बसेरा होता है। तो दिल्ली सरकार
सरकार की तरफ से रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर हम कहें कि पर्याप्त व्यवस्था है तो पर्याप्त व्यवस्था अभी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और इस बार कोविड के केस भी दिल्ली में सबसे ज्यादा अभी तक बढ़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो रैन बसेरे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैन बसेरे बनाए गए हैं। तो पिछली बार जो रैन बसेरे जी प्रीति, बिल्कुल। और अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, पाला पड़ने से बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचा है, सीएम ने कुछ राहत पैकेज का ऐलान किया क्या? लहर की चपेट में, और वही वजह है कि श्री गंगानगर सहित अन्य संभागों में, अन्य जिलों में पाला पड़ने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, खासतौर से सरसों की फसल को। अब सरसों की फसल को नुकसान पहुंचने के बाद में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल देर शाम एक ट्वीट जारी कर किसानों से अपील की है और साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पाला पड़ने से जो राज्य के अंदर नुकसान हुआ है फसलों को, उसका जल्द से जल्द सर्वे किया जाए और प्रभावित किसानों तक जल्द से जल्द मुआवजा देने की जो जी बिल्कुल। तो हम अपने दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, प्रीति और अशोक, और आप दोनों अपना खुद भी वहां पर बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। कर्नाटक से अहम खबर, कर्नाटक असेंबली में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का बिल आज पेश किया जाएगा। अपोजिशन जमातें अकलीती तबकों की पुरजोर मुखालिफत के बावजूद रियासत की बीजेपी हुकूमत मुतनाज़ा बिल को असेंबली इजलास में पेश करने जा रही है। वाज़ेह है कि तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल को कर्नाटक काबीना ने मंजूरी दे दी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रऊफ हलूर। रऊफ, तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल को आज कर्नाटक में पेश किया जाएगा, जाहिर सी बात है कि शदीद हंगामे के भी आसार हैं। रऊफ, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रऊफ का। एक बार फिर से हम उनसे जानना चाहेंगे, रऊफ, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक बड़ा तबका हालांकि इस बिल की मुखालिफत कर रहा है, उसके बावजूद आज इसको कर्नाटक काबीना में पेश किया जाएगा, क्या कुछ अहम रहने वाला है? जी देखिए, रियासत की बीजेपी हुकूमत की काबीना ने कल ही इस मुतनाज़ा बिल को मंजूरी दे दी है और आज ये बिल रियासत की असेंबली में पेश हो सकता है और लिहाजा आज असेंबली का जो इजलास है जिसका 7वां दिन है आज, काफी हंगामा खेज हो सकता है, क्योंकि तब्दीली मजहब पर रोकथाम के लिए बीजेपी हुकूमत ने जो फैसला लिया है और इसमें जो दिफात शामिल किए गए हैं इस बिल में, यानी कि 10 साल तक की सजा का जो एक अहम पहलू इसमें है और इसके अलावा कई मुख्तलिफ दिफात इसमें शामिल किए गए हैं। जो तंजीमें इस तब्दीली मजहब के लिए काम करती हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात इस बिल में कही गई है। इस तरह के कई मुतनाज़ा पहलू इसमें शामिल हैं, लिहाजा ईसाई बिरादरी ने, मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल की शिद्दत के साथ मुखालिफत की है। अपोजिशन जमातें, कांग्रेस और जेडीएस ने भी मुखालिफत की है। तो बहरहाल काफी हंगामा खेज रहने वाला है आज का दिन कर्नाटक असेंबली के लिए, लगातार इस पर अहम नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की अहम मीटिंग आज होने वाली है। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और दीगर मीटिंग में शरीक होंगे। पार्लियामेंट का तात्तुल खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो अहम खबर, बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की अहम मीटिंग होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दीगर लीडरों की शिरकत। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और दीगर अहम लीडर शरीक रहेंगे। पार्लियामेंट का तात्तुल खत्म करने की कोशिश इस मीटिंग में की जाएगी। तो बेहद अहम खबर दिल्ली से है ये, बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की अहम मीटिंग के ताल्लुक से, जिसमें खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, दीगर अहम लीडर रहेंगे और पार्लियामेंट का जो तात्तुल लगातार दिखाई दे रहा है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।